हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो फिर से आपके क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसका सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस वाले चैप्टर में अब तक हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए थे, पार्ट 1, 2 एंड 3। आज होने वाला है पार्ट नंबर 4, जिसमें हम सारी की सारी थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अच्छा, एक चीज ये है कि आप लोग ना थोड़ा सा सीक्वेंस में पढ़ा करो, जैसे पहले पार्ट 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ो, फिर 3। ऐसे नहीं कि पहले पार्ट 1 पढ़ लिया फिर पार्ट 4 पढ़ लिया, क्योंकि ये मूवी तो है नहीं कि आप जहां से भी बीच में देखोगे आपको मजा आएगा। बाकी आता तो उसमें भी नहीं है, पर चलो अगर आप लोगों को आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो भाई ऐसा है कि लाइन में पढ़ा करो, ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ा करो। सीधी सी बात ये है, तभी आप लोग इस वाली जो ये चल रही है फिलहाल सीरीज, इसका बेनिफिट उठा पाओगे। साथ में मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोगों को अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का सोल्यूशन चाहिए क्या, बोर्ड्स के 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, जितने भी ईयर्स का चाहिए वो आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो अब। कि एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स की जो एसिड्स है इन अदर प्लैनेट्स, उसके बारे में बात की हुई है। ठीक है, अब जो देखो एटमॉस्फेयर है वीनस का, वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। ये जो एक प्लेनेट है वीनस, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? वो थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड से बना है सल्फ्यूरिक एसिड के। तो अगर वो येलोइश क्लाउड से बना है सल्फ्यूरिक एसिड के, तो क्या वहां पे लाइफ का एग्जिस्ट करना इस प्लेनेट के अंदर या इसके ऊपर पॉसिबल है? तो भाई देखो, मेरे हिसाब से तो नहीं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे येलोइश क्लाउड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? टॉक्सिक है। अगर टॉक्सिक है तो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर दूसरी बात ये भी है कि जो वीनस है ये एक हॉट प्लेनेट है, इसके ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। वो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ये लेड को भी क्या कर देता है? मेल्ट कर देता है। मतलब इसका टेम्परेचर इतना हाई है कि ये लेड को क्या कर देता है? मेल्ट कर देता है। इस प्लेनेट के ऊपर इतना हाई टेम्परेचर है, तो अगर इतना हाई टेम्परेचर है, ये लेड को नहीं बखश रहा तो हमें बखश देगा क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्ट करना क्या है? इम्पॉसिबल है। बाकी कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे माइक्रोब्स रह सकते हैं, या भाई देखो जो भी है, जिस चीज का हमें नहीं पता तो उसके बारे में हम ज्यादा तो डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे इतना पता था इसके बारे में, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इतना आप लोगों के लिए ठीक भी है ना? आई बात समझ? तो चलो अब बाजू आगे कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड। कि आपके बैकयार्ड में अगर सोइल है, मिट्टी है, तो उसकी पीएच कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब जैसे देखो हम लोगों को एक स्पेसिफिक पीएच की रेंज चाहिए हमारी बॉडी को, ऐसे ही जो प्लांट्स है उनको भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की जरूरत होती है अपने हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर आप लोगों को अब पता लगाना है कि हेल्दी ग्रोथ जो होती है प्लांट की वो किस पीएच पे होती है, तो सबसे सिंपल मेथड ये है कि आप कलेक्ट कर लो मिट्टी को फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस और उनकी चेक कर लो पीएच उसी मैनर में जैसे अब इसको आप लोगों को इस एक्टिविटी के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सोइल। आप क्या काम करो, अपने आसपास जो जो प्लांट्स हैं वहां से मिट्टी उठाओ, एक पेपर पे लिख लो कि ये वाला प्लांट है, ठीक है, और इसकी मिट्टी आपने उठाई, फिर उसकी पीएच चेक कर लो। ऐसे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी पीएच की जरूरत होती है सोइल के अंदर। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जो आप लोग परफॉर्म कर सकते हो इजिली। ठीक है जी, अब देखो एक्टिविटी में क्या है कि 2 ग्राम आप सोइल ले लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। कितनी ले लो? 2 ग्राम। अब इसको क्या बोलते हैं, तोलने मत बैठ जाना, वे करने। ठीक है, 2 ग्राम ले लो अप्रोक्सीमेटली अपने हिसाब से, और फिर उसके अंदर ना 5 ml आप पानी को ऐड कर दो। ठीक है, शेक कर दो कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। वही मिट्टी डाली, मिट्टी के अंदर आप लोगों ने पानी डाला, इसको शेक कर दो। अब फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। अब देखो कुछ तो मिट्टी उसके अंदर क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी, कुछ मिट्टी ऐसे ही बचेगी। आप इसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद जो वो पानी बचेगा जिसके अंदर मिट्टी सोल्यूबल है, उसको आप कर लो एक तरफ, और उसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हो आप लोग? फिल्ट्रेट बोल रहे हो, जिसके अंदर मिट्टी घुली है जिस पानी के अंदर। ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेट है, अब आपको चेक करनी है इस फिल्ट्रेट की ही पीएच, क्योंकि इसके अंदर आपकी वो क्या बोलते हैं, सोइल क्या है? सोल्यूबल है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ले लो। ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट कहाँ से आया? जो मिट्टी के अंदर आपने पानी को मिलाया, उससे जो सोल्यूशन बना
आपने उसको सेपरेट किया, उसकी आपको पीएच क्या करनी है, चेक। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की हेल्प से आप ये सब काम कर सकते हो। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन योर रीजन। अब आप लोग ये करके देखना। देखो भाई मैंने तो नहीं करा, मैंने करके नहीं देखा, ठीक है, बट हाँ मुझे जितना पता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो पीएच होती है ना सोइल की, वो ऑलमोस्ट 6.5 से लेकर 7.5 तक होती है। कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट 6 से लेकर 7.5 तक लगभग इतनी होती है लगभग। ठीक है, और ज्यादातर जो प्लांट होते हैं ना, ज्यादातर जो मोस्ट प्लांट्स होते हैं उनके जो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इस पीएच रेंज के अंदर। क्या बोला मैंने? जो ज्यादातर प्लांट्स होती हैं उनके मोस्ट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं इस पीएच रेंज के अंदर। तो इसीलिए प्लांट्स का हेल्दी ग्रोथ के लिए आप लोगों को 6 से लेकर 7.5 तक की पीएच की रेंज की जरूरत होती है। बाकी आप लोग होशियार इतने हो कि आप लोग खुद भी इस चीज को देख सकते हो, नहीं देख सकते तो जो मैंने बोला इतनी होती है। ठीक है, अब आ जाओ आगे कि पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये आप लोगों को बहुत ही अजीब लगेगा, सुनने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि हमारा जो स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है एसिड, और एसिड भी कौन सा? HCl एसिड, है ना, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए विदाउट हार्मिंग द स्टमक। मतलब ये हमारे स्टमक को तो कोई हार्म नहीं करता, लेकिन हाँ डाइजेशन करा देता है किसका? फूड का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता या इनडाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, तो वो कब होता है? जब बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है। बोलते हैं ना कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की है। अब जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो उसके कारण फिर पेन भी होता है, दर्द भी होता है, इरिटेशन भी होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बेस ले लो, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरह की रेमेडी हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर भी डिस्कस की थी, है ना, कि आप कौन कौन से ऐसे एंटासिड्स है जो ले सकते हैं। अब दीज एंटासिड्स क्या करेंगे कि न्यूट्रलाइज करेंगे जो एक्स्ट्रा एसिड बना है स्टमक के अंदर, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या फिर आप कोई माइल्ड बेस ले लो, जैसे स्ट्रॉन्गली हल्का सा बेस ले लो, जो इस पर्पज के लिए क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। आई आप लोगों को बात समझ में? तो क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड ज्यादा बना है, तो आप लोगों को उसको करना है न्यूट्रलाइज, जिसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा। माइल्ड बेस आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? जैसे कि इनो लेते हैं, क्योंकि इनो भी क्या है? एक बेस ही तो है। ठीक है, तो उसी को प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि वो क्या है? एक बेस है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर है तो एसिड ज्यादा बना हुआ है स्टमक के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए। क्योंकि बोलते हैं कि क्या भाई 6 सेकंड का कमाल 7 सेकंड का। ठीक है, तो वो इनो करती है क्योंकि वो क्या है? एक बेस है। आई इतनी बात समझ? तो पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम ये था। उसके बाद आ जाओ कि पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब पीएच के कारण ना देखो हमारे जो टूथ डिके होते हैं ना, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा छोटा बच्चे भी, जो 3-3 4-4 साल के बच्चे भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, है ना। तो क्यों जाते हैं? टूथ डिके का के कारण। और टूथ डिके कब होता है? जब पीएच की चेंज होती है हमारे माउथ के अंदर। देखो कैसे कि टूथ का डिके कब स्टार्ट होता है? जब पीएच हमारे माउथ की लोअर होती है, कितने से? 5.5 से। मतलब अगर पीएच माउथ की 5.5 से कम है तो टूथ का जो एनेमल होता है, जो कि किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। अब जो लोग 10th क्लास के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जो लोग टीजीटी या पीजीटी के लेवल पे पढ़ते हैं, है ना, जिनको टीजीटी का एग्जाम देना होता है या पीजीटी का, तो उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो जो टूथ एनेमल होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये डिसोल्व नहीं होता पानी के अंदर, बट इट कोरोडेड, लेकिन ये कोरोड हो जाता है जब पीएच माउथ की कितनी हो जाती है? 5.5 से कम हो जाती है। तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स। कैसे? जब हम शुगर खाते हैं या कोई फूड खाते हैं तो ये उसका डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, और जो पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर बचे रहते हैं खाने के बाद, चाहे वो शुगर है चाहे वो फूड के पार्टिकल्स है, ये उनका क्या करते हैं? डिग्रेडेशन कर देते हैं, जिसके कारण ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स। और फिर वो एसिड्स पीएच को 5.5 से कम कर देता है। और जब पीएच 5.5 से कम होती है तो टूथ का डिके क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा मेथड, इसीलिए मतलब घर में भी आप लोगों ने सुना होगा ज्यादातर लोगों को बोलते हुए
अगर आप डेंटिस्ट के पास विजिट करते हो तो वो भी आपको यही रिकमेंड करते हैं कि रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, कारण यही है ताकि आपकी जो पीएच है ना माउथ की वो गड़बड़ाए ना, क्योंकि उसके गड़बड़ाते ही फिर आपका टूथ डिके क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्रीफर करते हैं कि आप इन टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लो जनरली, जो कि बेसिक इन नेचर होती है ना, और क्लीन कर लो अपने टीथ, न्यूट्रलाइज कर लो तो एक्सेस एसिड से। ठीक है, एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। कि अगर पीएच 5.5 से कम है, इसका मतलब क्या है, एसिड बना हुआ है। और वो एसिड कब बना, जब जो आपका रिमेनिंग फूड था या शुगर था उसका क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, वहां से एसिड जनरेट हुआ, उसने पीएच को कम कर दिया माउथ की, और टूथ का डिके क्या हो गया, स्टार्ट। तो इसलिए भाई खाना खाने के बाद सोने से पहले आप लोग, ठीक है, अपने दांत वात साफ करके सोया करो। ठीक, तो चलो अब इसके बाद देखो, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट्स थ्रू द केमिकल वारफेयर। अब ये क्या है, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी। अब क्या आप लोगों को कभी भी हनी बी ने काटा है, काटते ही हैं ज्यादातर, है ना, बचपन में हम लोगों को, बड़े भी भाई बचपन में क्या। तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। अब ये जब हमें काटते हैं तो हमें बड़ी इरिटेशन होती है, पेन होता है, वो क्यों होता है, ठीक है, देखो वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो बी स्टिंग होती है ना, ये एक एसिड छोड़ देती है। ठीक है, वो जहां पे काटती है ना वहां पे एक एसिड छोड़ देती है जो पेन भी करता है और इरिटेशन भी। अब उसके लिए आप लोग माइल्ड बेस का यूज कर सकते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा, जिस जगह पे आपको काटा है, ठीक है, बी ने, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे हनी बी ने, हनी बी किसको बोलते हैं, मधुमक्खी को। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा लगा सकते हो, क्योंकि वो बेस है, क्योंकि ये मधुमक्खी क्या छोड़ती है, एसिड छोड़ती है। ठीक है, तो फिर अगर आप सोडा लगाओगे वहां पे, बेकिंग सोडा, जहां पे भी आपको काटा है, तो वहां से आपको शांति मिलेगी, बड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं नेटल लीव्स के, इंजेक्ट द मेथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, क्योंकि ये क्या छोड़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेथोनिक एसिड छोड़ते हैं, और जो क्या करता है, बड़ा बुरे वाला वो क्या बोलते हैं, बड़ी जलन सी भी होती है, इरिटेशन सी, पेन होता है जब ये काट के चली जाती है ना, वहां से आग सी भी निकलती है एक तरीके से। तो ये किसके कारण होती है, क्योंकि ये एसिड छोड़ देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप लोगों को अगर ऐसा कभी होता है तो वहां पे बेकिंग सोडा लगा दो, या फिर कोई भी और माइल्ड बेस आप वहां पे लगा सकते हो, ताकि आप लोगों को क्या मिले, रिलीफ मिले, क्योंकि उसने एसिड छोड़ा, आपको उसको न्यूट्रलाइज तो करना ही है। तो कैसे कर दोगे, बेस से कर दोगे। आई इतनी बात समझ, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को घरेलू नुस्खे भी बता रही हूँ साथ साथ, बताओ कहाँ मिलेगी आपको इतनी सुविधा। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। अब नेचर ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं खुद से न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। ठीक है, जैसे कि नेटल, नेटल एक क्या है, एक हर्बिशियस प्लांट है जो ग्रो होता है इन द वाइल्ड। ठीक है, इट लीव्स हैव अ स्टिंगिंग हेयर। इसके जो लीव्स होते हैं उसके क्या होते हैं, स्टिंगिंग हेयर होते हैं, आपको दिख भी रहे होंगे इनके लीव्स पे, जो कि क्या कोस करते हैं, पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच एक्सीडेंटली। मतलब अगर आप कहीं घूमने जाते हो, ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हो, और आपका हाथ टच हो गया किसी भी प्लांट से, किसी की प्लांट की लीव से एक्सीडेंटली, और आपको वहां पे पेन या इरिटेशन हो रही है, तो मतलब वो ऐसा प्लांट है जिसने आपकी बॉडी के ऊपर क्या छोड़ दिया है, एसिड। ठीक, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के ऊपर क्या छोड़ देते हैं, मेथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। कि जो मेथेनोइक एसिड उनके सरफेस पे होता है वो आपकी बॉडी के ऊपर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको वहां पे पेन और इरिटेशन होती है। तो अगर आप लोग कहीं पे जाते हो ट्रैकिंग वगैरह पे ऐसी दिक्कत होती है, तो वहां पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, बेस। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रेमेडी तो ये है कि आप रब कर दो उस एरिया को। एक लीफ होती है डॉग प्लांट की, किसकी, डॉग प्लांट की एक लीफ होती है, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। मतलब जहां पे आपको ये मिलेगा ना, ये वाला नेटल वाला, उसी के बगल में आपको डॉग प्लांट मिलेगा, कि भाई इस पे आपका हाथ लगा तो ये आपको रिलीफ दे देगा, है ना। तो कैन यू गैस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। अब आप लोगों को तो क्या लगेगा कि ये इसके तो एसिड को सिक्रेट कर रहा है और वो बेस को करेगा, इसलिए तो वो आपको रिलीफ दे रहा है, आराम दे रहा है ना। तो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट इफ यू आर एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट व्हाइल ट्रैकिंग। तो अगर आप लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और आप लोगों को ये दिक्कत होती है, तो आप क्या करोगे, अब बेस अप्लाई कर लोगे। तो आर यू अवेयर ऑफ अनदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी। हमें पता है हम बेस अप्लाई कर लेंगे, हमें रेमेडीज का पता है। अब देखो सबसे पहली बात जो आप लोगों को यहाँ पे सीखनी है वो ये सीखनी है कि ये जो डॉग प्लांट है ना, इन्होंने क्या बोला कि ये जो नेटल है अगर ये आपकी बॉडी से टच हो जाता है, इसकी लीव्स टच हो जाती है, तो जो डॉग प्लांट है ना वो रिलीफ दे देता है। अब आप लोगों को ये लगेगा कि डॉग प्लांट तो क्या है, बेस है, क्योंकि एसिड टच कर रहा है तो बेस से तो रिलीफ मिलेगा। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो डॉग प्लांट होता है वो भी क्या सिक्रेट करता है, एसिड। मतलब ये भी क्या होता है, एसिडिक होता है। और ये जो एसिड छोड़ता है वो एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। इसने कौन सा छोड़ा था नेटल ने,
मेथनोइक एसिड। कौन सा? मेथनोइक एसिड। ये छोड़ता है ऑक्सैलिक एसिड एंड टेनिन्स। टेनिन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जिनके अंदर होता ये है। अच्छा, अब सवाल ये है कि फिर हमें इससे रिलीफ क्यों मिला? आप लोगों को इससे इसलिए रिलीफ मिला क्योंकि इस प्लांट की प्रॉपर्टी होती है सूदिंग प्रॉपर्टीज। कैसी होती है? सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये आपको रिलीफ देती है, ये आपको ठंडक देती है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये बेस है इसके अंदर, तभी एसिड से टच हुए तो बेस को हमने लगाया इसलिए हमें रिलीफ मिला। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, डॉग प्लांट भी आपका क्या होता है? एसिड को सिक्रेट आउट करता है। ये भी एसिडिक होता है। इसके अंदर जो एसिड सिक्रेट आउट होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड। बस बात ये है कि इस प्लांट की सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये टच हो जाता है तो हमें बड़ी वहां पे ना फ्रेशनेस सी, बड़ी ठंडक सी मिलती है, तो हमें वहां पे फिर आराम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि ये आपका क्या है? बेस है, ठीक है। तो ये दिमाग से आप गलतफहमी अपनी निकाल देना अभी के अभी। अच्छा, फिर रेमेडीज बताई। फिर और क्या रेमेडीज कर सकते हो आप लोग? क्योंकि अगर ऐसी जगह पे जाते हो, सोप वगैरह तो लेके ही जाते हो, तो सोप को रब कर लो। क्योंकि सोप क्या है? सोप के अंदर क्या है? सोप वाटर के अंदर बेस है, या फिर बेकिंग सोडा अगर आप लोगों के पास है लेके जाना, बता रही हूँ मैं पहले से ही, ठीक है। अगर जाओगे ट्रैकिंग पे तो ये चीजें आपको क्या कर सकती है? रिलीफ दे सकती है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? चलो, अब ऐसा ना कर देना कि किसी को इरिटेशन हुई फिर ढूंढ रहे हैं वहां पे, भाई डॉग प्लांट कहाँ है ना? क्या पता आपको वहां पे ना मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा ही है कि मिलेगा। चलो, अब सब नेचुरली अकरिंग, अब कुछ नेचर के अंदर नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, जैसे कि विनेगर। विनेगर क्या होता है? इसका आप लोग अचार भी खाते हो, पिकल है ना, सिरका जिसको बोलते हो, जिसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, विनेगर के अंदर। ऑरेंज सब खाते हैं, संतरा सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर। टैमेरिन क्या होती है? हल्दी, इसके अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। टमाटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। श्योर मिल्क मतलब दही के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर, नींबू के अंदर होता है आपका सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग जब चींटी काट लेती है तब भी, है ना, वही बार इरिटेशन होती है हमें, वो भी क्या छोड़ती है? मेथनोइक एसिड। या फिर नेटल की स्टिंग है, वो भी क्या छोड़ रही है? मेथनोइक एसिड। तो सारे के सारे जो हमें दुखी करते हैं ना, इस मेथनोइक एसिड के कारण ही करते हैं हमें परेशान, है ना। चलो, अब देखो, यू हैव टू सॉल्यूशंस। अब आ जाते हैं हम सवाल पे, क्योंकि आप लोग सवाल करके नहीं लाते, तो मैं करा देती हूँ ही, आप लोगों के भरोसे मैं छोड़ूंगी आज के बाद। चलो देखो, आप लोगों के पास है भाई दो सोल्यूशन, एक ए है एक बी है। तो जो पीएच है ना सोल्यूशन ए की वो तो 6 है, और जो पीएच है ना सोल्यूशन बी की वो 8 है। तो कौन से सोल्यूशन के पास ज्यादा हाइड्रोजन के आयन की कंसेंट्रेशन होगी, और कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा? तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये है हमारी पीएच स्केल। तो पीएच होती है 7, तो यहाँ पे होता है न्यूट्रल। इसके लेफ्ट में चलते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशंस मिलते हैं, इसके राइट में चलते हैं तो हमें मिलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक सॉल्यूशंस मिलते हैं, है ना। अब पीएच एक क्या है? 6 है, मतलब जिसकी पीएच 6 है वो तो क्या है? वो तो एसिड है। क्या है? वो एसिड है। और जिसकी पीएच क्या है? 8, वो क्या है? बेस है। मतलब ए तो एसिड है और बी क्या है? बेस है। अब अगर एक एसिड है तो सीधी सी बात है उसी के अंदर H+ की कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि जो H+ को रिलीज करते हैं वही क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा एसिड है? ए एसिड है, और बी क्या है हमारा? बेस है। आई इतनी बात समझ? बता दो। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था ये, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब देखो सेकंड सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। What effect does the concentration of H+ ions have on the nature of this solution? क्या इफेक्ट होता है कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस को ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन? तो अगर आप उसके अंदर H+ आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो सोल्यूशन के अंदर, तो आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको एसिडिक कर रहे हो। क्या कर रहे हो भैया? आप उसको एसिडिक कर रहे हो, क्योंकि H+ की कंसेंट्रेशन का बढ़ाना मतलब एसिडिटी का बढ़ाना। तो H+ की जो कंसेंट्रेशन बढ़ती है वो क्या करती है? वो नेचर ऑफ सोल्यूशन को क्या बना देती है? सोल्यूशन को कैसा बना देती है? वो एसिडिक बना देती है। कैसा? एसिडिक। अब थर्ड सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, कि डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस? क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H+ आयंस होगा? अगर होगा तो फिर ये बेसिक क्यों होंगे? आई बात सवाल समझ में? क्योंकि हम लोग तब से चिल्ला रहे हैं एसिड्स वो जो H+ देंगे, एसिड्स वो जो H+ देंगे। अब कर लो, क्या करोगे? इन्होंने बोल दिया कि बेसिक सॉल्यूशन के पास भी क्या होंगे? H+ आयंस। अगर होंगे तो फिर ये बेसिक क्यों है? आया ना मेरा सवाल समझ में? क्या है? ठीक है। तो डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयंस? अगर है तो ये बेसिक क्यों है? देखो पहली बात तो हाँ, H+ आयंस जो होते हैं, पहले तो आप लिख लो भाई यस, कि जो H+ आयंस होते हैं वो बेसिक सोल्यूशन के अंदर भी हो सकते हैं। तो क्या लिखोगे? यस, H+ आयंस कैन आल्सो बी फाउंड इन ऑल द बेसिक सॉल्यूशंस।
ठीक है। और ये बेसिक होते हैं इसलिए, क्यों? क्योंकि इनके अंदर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होती है लेकिन कम होती है, किससे? OH माइनस से। मतलब H प्लस के रेस्पेक्ट में OH माइनस आयंस ज्यादा होते हैं। अब जो आयंस ज्यादा होंगे हम वही बोलेंगे कि वही है, तो वही है मतलब क्या है? बेसिक ही है, ठीक है। तो अगर कोई बेसिक सोल्यूशन है तो बिल्कुल उसके अंदर क्या हो सकती है? H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन हो सकती है, बस शर्त इतनी सी है कि उसके अंदर OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? H प्लस से ज्यादा होगी। आई इतनी बात समझ? ठीक है, लिख लोगे। अब नेक्स्ट देखो, अंडर व्हाट सोइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सोइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट? देखो सबसे पहले तो होता ये है कि फार्मर के सोइल में कुछ है गड़बड़ी, है ना। उनको क्या करना है? अपने सोइल को ट्रीट करना है, फील्ड को ट्रीट करना है। किससे? क्विक लाइम से, स्लेक लाइम से और चौक से। तो वो कब करते हैं ऐसा? वो तब करते हैं जब उनके फील्ड का सोइल क्या होता है? एसिडिक होता है। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे पास है जादू। जादू क्या है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्विक लाइम, स्लेक लाइम और चौक क्या होते हैं? ये सारे बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये बेसिक होते हैं। और अगर आप अपने फील्ड के अंदर बेस डालना चाहते हो तो आप इसीलिए डालना चाहते हो क्योंकि आपका जो सोइल है वो क्या है? वो एसिडिक है, तो आप उसको बेसिक बनाना चाहते हो। आई बात समझ में? सॉरी, आप उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हो बेस डाल के, इसलिए आप उसके अंदर बेस डाल रहे हो, ठीक है। सोइल को मुझे करना है न्यूट्रलाइज, क्योंकि सोइल है हमारा एसिडिक, तो मैं उसके अंदर क्या डाल रही हूँ? बेस, ताकि वो क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। आ गई मेरी बात समझ में आप लोगों को? बता दो जल्दी जल्दी बस, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिए हैं सवाल भी, और यहां तक हम लोगों ने कर लिए हैं क्या क्या कर लिए? और तो कुछ नहीं किया, सवाल किए और थ्योरी पढ़ी। अब नेक्स्ट आ दो, देखो मोर अबाउट दी सोल्ट्स। अब हम कुछ और जान लेते हैं सोल्ट्स के बारे में, ठीक है। चलो, अब इन द प्रीवियस सेक्शन में वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट्स। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने फॉर्मेशन देखी है किसकी? सोल्ट्स की। ड्यूरिंग द बहुत सारी रिएक्शंस कराई, हमने देखा कि सोल्ट्स बन रहे हैं। कहाँ पे? जब मैंने एसिड की और बेस की रिएक्शन कराई थी तो सोल्ट बना था प्लस का वाटर बना था। आप बोलोगे कौन सी रिएक्शन? और मैं लिख के दिखा दूंगी क्योंकि मैं आई हूँ याद करके और आप लोग करते नहीं याद, है ना। देखो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों की रिएक्शन कराई तो उन्होंने मेरे को सोल्ट दिया NaCl, और साथ में क्या दिया? वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो बना ना सोल्ट, ठीक। तो पढ़ा था हमने, ये सब है याद। अब देखो फैमिली ऑफ सोल्ट्स। अब आप लोग फैमिली देख लो भाई सोल्ट्स की। अब राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब आप लोग फॉर्मूला लिखते जाना, मैं बोलती जाऊंगी, ठीक है। देखो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट लिखो K2SO4 नंबर 1, साफ साफ लिखेंगे। फिर है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4। चलो, उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। चलो भाई, उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। चलो, उसके बाद क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। बहुत अच्छा। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड NaCl, और सही। उसके बाद है सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। उसके बाद क्या है? अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl। अब बता दो यहाँ तक आप लोगों को सब मेरी बात अच्छी लगी क्या? ठीक है, लिख दिया हमने फॉर्मूले। चलो आप बोलोगे फॉर्मूले तो क्या है, हम भी लिख देंगे। लिखो फिर, लिख दिए? लिख सकते हो ना आप लोग भी फॉर्मूले, तो ये ठीक है। लिख लिया हमने इतना, केमिकल फॉर्मूला लिख लिया। चलो ये तो लिख दिया, बट उसके बाद हमें करना क्या है? अब आइडेंटिफाई करो एसिड्स को और बेस को फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। अब हमें वो एसिड और वो बेस लिखने हैं जिससे ये सोल्ट बना है। और फिर salts having the same positive और negative radicals are said to be belong the same family. For example, चलो ये चीज बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक आ जाओ कि इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो एसिड्स और वो बेस जिससे कि ये सोल्ट्स बन रहे हैं। अब बोलोगे ये क्या है? देखो ये ऐसे है जैसे K2SO4 है ना, ये सोल्ट है। सोल्ट कब बनता है? जब मैं एसिड की रिएक्शन करा रही हूँ किसके साथ में? बेस के साथ में। आई बात समझ में? जब मैं एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराऊंगी तो वो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। अब ये सोल्ट किस किस से बना है? अब देखो एक तो यहाँ पे है SO4, मतलब एक तो यहाँ पे क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं लिख सकती हूँ ना H2SO4।
एसिड तो होगा सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो आप बोलोगे कैसे, क्योंकि अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, K2SO4, क्या मिलेगा, K2SO4 मिलेगा, और प्लस 2 वाटर के क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स आउट। आप इसको बैलेंस कर लो, आपको यही मिलेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए उन्होंने बोला कि सोल्ट से जो एसिड्स और बेस, जिन एसिड्स और बेस से सोल्ट्स बने हैं आपको वो लिखना है, ठीक है। अब ऐसे ही Na2SO4 है, तो Na2SO4 किस किस से बना होगा, इसके लिए भी एसिड तो क्या होगा H2SO4, लेकिन बेस क्या होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट में एसिड तो क्या होगा H2SO4, लेकिन बेस क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आई इतनी बात समझ। ऐसे फिर मैग्नीशियम वाले में एसिड तो क्या होगा सेम H2SO4, लेकिन बेस क्या होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी एसिड तो क्या H2SO4 और बेस क्या है मेरा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuOH2। ऐसे ही एसिड NaCl के अंदर, अब ऐसे नहीं, इसके अंदर क्या होगा एसिड, बताओ बताओ बताओ, HCl, और बेस क्या होगा NaOH। अब इसके अंदर भी एसिड क्या, अब बताओ जल्दी, NaNO3 के अंदर बता दो क्या होगा एसिड, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, सोच लो, वरना बेस तो होगा चलो NaOH ही, पर एसिड क्या हो सकता है HNO3, नाइट्रिक एसिड, भूल गए। अब Na2CO3 के अंदर देखो एसिड क्या हो सकता है और बेस क्या हो सकता है, बेस तो चलो NaOH ही है, लेकिन एसिड क्या होगा, बताओ क्या होगा एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। इसके अंदर एसिड क्या हो सकता है और बेस क्या, बेस तो आप, एसिड तो आप लगा लो HCl, और बेस लगा लो क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर आप इन सब के रिएक्शन करा के देखो इन एसिड्स और बेस के, आपको ये सॉल्ट ही मिलेंगे। आई इतनी बात समझ, ठीक है। तो आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए, बता दो इतनी बात समझ जाएगी मेरी जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी, ठीक है जी, यहां तक। चलो अब आगे, अब देखो, अब सोल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू द फैमिली। अब जिनके सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होंगे वो एक फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल NaCl एंड Na2SO4, अब NaCl और Na2SO4 दोनों के दोनों एक फैमिली के हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर सोडियम सॉल्ट्स हैं। Na प्लस इसमें भी होगा, जब आप NaCl को ब्रेकआउट करोगे और Na2SO4 को करोगे इसके अंदर भी Na होगा, है ना, दोनों के अंदर Na, जब दोनों के अंदर Na तो सेम फैमिली के है। ऐसे ही NaCl KCl में जब कूटेंगे Cl नेगेटिव देंगे, KCl भी Cl नेगेटिव, तो सेम फैमिली के है। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है कितनी फैमिली यहाँ पे बन सकती है, तो चलो बना लो बस, ठीक है। अब देखो कौन कौन से सेम फैमिली के होंगे यहाँ पे, करो। यहाँ से क्या OH माइनस, और इसके अंदर से क्या मिलेगा H प्लस और SO4 माइनस, तो ये तो अलग अलग फैमिली की है। H प्लस SO4 माइनस, यहाँ से कैल्शियम पॉजिटिव 2OH नेगेटिव। ऐसे इसमें H प्लस तो होगा ही, ठीक है, SO4 भी होगा और Mg भी होगा। ऐसे ही मतलब तोड़ तोड़ के देख सकते हो आप लोग, कर लोगे ना ब्रेकआउट, या मैं करके दिखाऊं और भी, बता दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। ऐसे ये H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस, ऐसे ये तो उनको आप लोगों ना ब्रेकआउट करके देख लेना, ठीक है। जिसके अंदर सेम मिलेंगे वो सेम फैमिली के होंगे, और जिसके अंदर नहीं मिलेंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट फैमिली के होंगे। जैसे NaCl को तोड़ा, Na2SO4 को तोड़ा, ठीक है। तो ऐसे बता देना है कौन कौन से क्या है सिमिलर फैमिली के हैं। तो अब देखो इसके अंदर भी, जैसे इसके अंदर भी H प्लस है, इसके अंदर भी H प्लस है ना। अब इन सब के अंदर H प्लस है, तो हम बोल सकते हैं सारे के सारे ये जो है ना, ये क्या हो सकते हैं, एक फैमिली के हो सकते हैं। ऐसे ही इनके अंदर भी H प्लस, इनके अंदर भी, है ना। ऐसे इनके अंदर OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH 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 OH। आगे बात समझ में। तो अगर सेम मिल रहे हैं, ठीक है, तो सेम फैमिली के होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे फिर डिफरेंट फैमिली के होंगे। बड़ी सीधी सी बात थी, अगर आप लोगों से हो जाती है ठीक है, नहीं होती तो बताओ मुझे, कर दो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग, क्या क्या कर दो, मैसेज कर दो कि नहीं आया समझ, बता दो, ठीक है। तो बस आपको ना ये क्या बोलते हैं आयंस की फॉर्म में इनको तोड़ना है और फिर देखना है, अगर एक जैसे हैं तो सेम फैमिली के, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट्स।
अब आपको एक एक्टिविटी ना और परफॉर्म कर लेनी है जो कि है 2.14 कि कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्ट सैंपल्स। आपको कलेक्ट करने हैं सोल्ट के सैंपल्स, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, सोडियम एसिटेट का, सोडियम कार्बोनेट का एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अगर और भी सोल्ट्स हैं उनको भी इकट्ठा कर लो, चेक कर लो इनकी सोलिबिलिटी पानी के अंदर, यूज करो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, चेक करो एक्शन इन सॉल्यूशंस का लिटमस पेपर के ऊपर, इनकी पीएच निकाल दो। बताओ कौन सा सोल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे एसिड कौन है, बेस कौन है, ठीक है, और वो सोल्ट्स को कैसे बना रहे हैं। तो रिपोर्ट कर दो अपनी ऑब्जर्वेशन सारी की सारी इनके अंदर। आई इतनी बात समझ, बताओ, ठीक है। तो सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। अब अगर आपके पास एक चीज पहले समझ लो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां से जो सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करा देगा। तो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा सोल्ट जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी 7। अदर हैंड अगर सोल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, अगर सोल्ट तो है स्ट्रॉन्ग एसिड का और बेस है वीक, तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, मतलब पीएच क्या होगी 7 से कम। ठीक है, अगर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, ओवरऑल सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, पीएच कितनी होगी 7 से ज्यादा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो आप लोगों को समझ लेनी यहाँ से चाहिए थी। चलो अब मैं ना ये सारे लिख देती हूँ सोल्ट्स और फिर बात करते हैं आगे। ये ले लो भाई, ग्रीन पेन ले लो। चलो अब देखो सबसे पहले है हमारे पास क्या, कहा थे हम, हाँ NaCl। NaCl है ना, NaCl। NaCl किससे बना है, एसिड तो क्या है यहाँ पे HCl है और बेस क्या है NaOH है। ठीक है, अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH है, NaOH है एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब यहाँ से जो सोल्ट बना वो बना है न्यूट्रल, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है 7। आई बात समझ। NaCl के बाद है पोटेशियम नाइट्रेट, मीन्स KNO3। क्या है, KNO3 है। अब अगर मैं KNO3 की बात करूं तो KNO3 कैसे बना है, इसका जो एसिड है वो क्या है, KNO3 का एसिड है HNO3 और इसका बेस क्या है KOH। कैसा है इसका बेस, KOH। ठीक है, जो कि अगर मैं KOH की बात करूं तो KOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये जो एसिड होता है नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर से क्या बना है न्यूट्रल, और पीएच वैल्यू कितनी हुई है 7। बता दो आप लोगों को इतनी सी बात मेरी समझ आई क्या, तो पीएच वैल्यू कितनी हुई है यहाँ पे 7 हो गया सेकंड वाला। अब चलो हम लिख लेते हैं ना यहाँ पे थर्ड वाला, फिर मैं 3 के बाद मिटा दूंगी, साथ साथ लिखते रहना। अच्छा अब थर्ड वाले में क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब होता है AlCl3। अब AlCl3 किससे बना है, एसिड इसके लिए क्या ले लू मैं, HCl ले लू, और बेस क्या ले लू AlOH का थ्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे जो एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट ये जो बेस होता है AlOH3 वो क्या होता है, वीक बेस। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, ओवरऑल सोल्यूशन क्या आया मेरा, एसिडिक आया। एसिडिक आया मतलब पीएच वैल्यू क्या आई भाई 7 से कम आ गई, किससे, 7 से कम। ठीक है, क्योंकि एसिड्स की वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू 7 से कम। तो आइए तीनों बात समझ में आप लोगों को, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हो, पर चलो एक आधा मैं और करा देती हूँ, फिर आप लोग खुद करके देखोगे, देखो ठीक है। कौन सा करूं, सोडियम कार्बोनेट वाला करके दिखा दूं, सोडियम कार्बोनेट, बताओ जल्दी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, दो है ना, कौन सा करना चाहते हो। हाँ कौन सा करना चाहते हो बताओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, कोई भी एक यहाँ पे हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलो इसको ले लो, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही होता है। तो इसके लिए अगर मैं लू एसिड, तो एसिड तो क्या होगा H2CO3, जिसको मैं बोलती हूँ कार्बोनिक एसिड, बट बेस क्या होगा यहाँ पे NaOH, जो कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड तो क्या है, वीक है, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हुआ, बेसिक, तो पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7। आई बात समझ में। तो ओवरऑल इससे जो सोल्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है हमारा, कैसे बन रहा है, बेसिक सोल्ट बन रहा है। ठीक है, तो यही चीजें आप लोगों को बतानी थी। अब देखो कौन कौन से बचे, ये आप लोग करके लाओगे। एक तो जिंक सल्फेट बचा, फॉर्मूला लिख देती हूँ ZnSO4। एक बचा कॉपर सल्फेट CuSO4। एक बचा सोडियम एसिटेट CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। एक बचा सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं Na2CO3।
ठीक है, ये ना आप लोगों को करके लानी है, और अगर आप लोग नहीं करके लाते फिर अच्छी बात नहीं है। करके लाओगे ना तो ये चारों आप लोग करके लाओगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से। बाकी चलो एक काम और कर दूं, मैं लिख दूं, इसका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, है ना। इसका जो बनेगा इसका भी एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इस वाले का बनेगा बेसिक सॉल्ट, और इसका भी क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब इतना भी बता दिया, अब तो कर सकते हो किस किससे बनेगा, सब कुछ मैं ही करके दे दूं बस। अब खुद करोगे, अब मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब बस। ठीक है ना, तो यहाँ तक बताना आप लोग, मुझे कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक हमने कर लिया पूरा पूरा डिटेल में डिस्कशन। अब इसके बाद आप आ जाओ केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सोल्ट। ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं कॉमन सोल्ट के अंदर। ठीक, तो बाय नाउ यू हैव लर्न दैट, अब तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया, सीख लिया कि सोल्ट कैसे बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं तो सोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, जो कि कैसे बनते हैं, जब हम कॉम्बिनेशन कराते हैं HCl का NaOH के साथ में। अब HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी रिएक्शन जब मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराऊंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराऊंगी, तो यहाँ से मेरे को एक सोल्ट मिलेगा जो कि क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कैसे, इसकी पीएच होगी 7। अब मेरे को कैसे पता, अभी तो हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उनके जो सोल्ट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो ये वो सोल्ट होता है जो आप अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, है ना। अब यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी कि न्यूट्रल सोल्ट्स क्या होती हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, तो होशियार नहीं बनना। ठीक, अब देखो सी वाटर कंटेन्स मैनी सोल्ट्स डिसॉल्व इन इट। अब सी वाटर के अंदर बहुत सारे सोल्ट्स क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसमें से NaCl को हम सेपरेट करते हैं इन सोल्ट्स के अंदर से। अब होता क्या है कि जो डिपॉजिट होते हैं सॉलिड सोल्ट्स के, वो हमें सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर मिल जाते हैं। ये एक लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, और इनका कलर ना बेसिकली शुरू में ब्राउन ब्राउन होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रॉक सोल्ट भी बोलते हो। अब फिर ना ऐसे बेड्स बन जाते हैं रॉक सोल्ट के। ठीक है, और फिर जब टाइम बीतता जाता है तो रॉक सोल्ट को हम माइन करते हैं, माइनिंग करते हैं एक्चुअली में इनकी, जैसे कि कोयले की करते हैं, कोयल की करते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात आई समझ। ये तो थोड़ा सा देखो इन्होंने प्रोसेस बता दिया, मेन हमें जो अपने केमिस्ट्री या साइंस के पर्पज से समझना है वो समझना है कि वो सोल्ट कौन सा होता है जो अपने खाने के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना भी होगा महात्मा गांधी दांडी मार्च के बारे में, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड क्या था, एक इंपोर्टेंट सिंबल था इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, चर्चे हैं सोडियम क्लोराइड के। ठीक है, अच्छा देखो बाकी मैं ये सोच रही थी कि इस वाले सेशन के अंदर हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, बट ना मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि देखो अभी कॉमन सोल्ट भी पूरा रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, है ना। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लोरल एल्कली प्रोसेस, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है पूरा पूरा। फिर ब्लीचिंग पाउडर है ना आपका, ये बेकिंग सोडा है, यूजेज है बेकिंग सोडा के, फिर वो यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा है। मतलब ये अभी ना काफी रहता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब। और फिर ये सवाल भी है, तो अगर हम इस वाले पार्ट में करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो आपकी 1.5 घंटे की लगभग हो जाएगी, और मैं चाहती यही हूँ कि 30 से 40 मिनट की वीडियो रहे, क्योंकि आप लोगों का इतना ही दिमाग चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। ठीक है, फिर बीच में रील को स्क्रॉल करते रहते हो, तो सही है कि 35 से 40 मिनट में आप लोग सही से पढ़ लेते हो, है ना। मतलब जहां तक मुझे लगता है कि पढ़ लेते हो भाई, पढ़ते तो वैसे आप वन शॉट भी हो 10-10 घंटे की 6-6 की, बट मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जैसे हम डेली रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं जो बच्चे रेगुलर देखते हैं। तो कोई नहीं, एक पार्ट और आ जाएगा इसका कल ही, जिसमें मैं पूरा इस चैप्टर को पक्का खत्म करा दूंगी। उसके बाद बस फिर हमने इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करो,